नमस्कार। गंगा घाट पर उगती सुबह की धूप में अनीता गोदी में एक बच्चे को लिए खड़ी है। साथ में उसके पति विनोद हैं, जिनके हाथ में अस्थियां और राख का एक लोटा है। विनोद घाट के नीचे की सीढ़ी पर गंगा जी के पानी में पैर रखते हैं और लोटे से कपड़ा हटाते हैं। अनीता आगे बढ़कर बच्चे का हाथ लोटे पर लगवाती है और अस्थियां गंगा जी की लहरों में विलीन होने लग जाती हैं। पंडित जी अनीता से पूछते हैं, आपने सब संस्कार बच्चे से कराए हैं, उसकी माँ के लिए। माँ पिता तो आप दोनों ही हैं ना? क्या वो आपके पति की पहली पत्नी थी? अनीता कहती हैं, नहीं, प्रेमिका थी। कहते कहते वो वहीं पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ जाती है, बीते वक्त के ख्यालों में खो जाने के लिए। अनीता के घर का फ़ोन बजता है। हेलो, हाँ जी, किराए के लिए 2 छोटे कमरे हैं, आप आ जाइए। मिश्रा जी ने आपके बारे में बताया था। 2 घंटे बाद एक औरत छोटे बच्चे के साथ अनीता के घर आती है। जी नमस्ते, मैं साधना। वो मिश्रा जी ने। अनीता जवाब देती, अरे हाँ, आइए, मैं आपको घर दिखाती हूँ। वो दोनों घर के बाहर की तरफ से सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं। साधना पूछती है, आप अकेली रहती हैं? अनीता कहती है, नहीं नहीं, मेरे पति बाहर गए हैं और कोई बच्चा भी नहीं हमारे। और आप? साधना बताती है कि पिछले महीने मेरे पति एक हादसे में गुजर गए। ना ससुराल में है कोई अपना और ना ही मायके में कोई रह गया है, इसलिए बाकी मेरे पिताजी और पति के इन्वेस्ट करे पैसों से अच्छा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बात करते करते दोनों घर देखती हैं। शाम को अनीता साधना को आवाज़ लगाती है, साधना, खाना मत बनाना, डिनर मेरे साथ ही कर लेना। खाने पर साधना अनीता से कहती है, चलो कल नाश्ता मेरे साथ। 2-3 दिन में ही दोनों अच्छी सहेलियां सी बन जाती हैं। दोनों अक्सर साथ ही खाना बनाती हैं और खाती। बाजार जाना, पिक्चर देखना, सब साथ ही था। कभी कभी साधना को बहुत कमज़ोरी लगती तो अनीता के पूछने पर वो मुस्कुरा कर कहती, अरे कुछ नहीं, वो डॉक्टर ने आयरन, विटामिन और ना जाने किस किस की कमी बताई। दवाई लेती रहती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। अनीता को कई बार लगा कि वो कुछ बीमार है, पर साधना जिंदादिली से बच्चे और अनीता के साथ हंसी मजाक करके बात टाल देती थी। इसी तरह कई दिन निकल गए। एक दिन साधना को नीचे से किसी की आवाज़ आती है। अनीता से बात करते हुए वो सिर्फ एक आदमी को देख पाती है, पर चेहरा दूसरी तरफ था। वो समझ जाती है कि अनीता के पति आ गए। साधना ने नीचे जाना बंद कर दिया था, क्योंकि अनीता के पति अपना काम ज़्यादातर घर से ही करते थे। एक दिन साधना को किसी काम से कहीं जाना था, तो वो अनीता से फ़ोन पर पूछती हैं, मुझे बाजार जाना है, तुम साथ चलोगी क्या? अनीता कहती है, हाँ हाँ, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है। थोड़ी देर बाद साधना नीचे उतरती है। तभी विनोद कहीं से आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। विनोद के चेहरे पर ग्लानि के साथ दर्द उभर आता है और साधना का चेहरा बिल्कुल भावहीन रहता है। वो चुपचाप ऊपर चली जाती है। अनीता बाहर आ ही रही थी कि वो उन दोनों के बीच की खामोशी को पढ़ लेती है।
और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती। अनीता को अंदर जाते हुए विनोद देख लेता है। घर में ऊपर नीचे एक अजीब सी खामोशी थी। तीनों बहुत कुछ बोल रहे थे अपने आप से, पर बोलने में आवाज़ नहीं थी। फिर भी वो एक दूसरे को सुन पा रहे थे। 3 दिन बाद विनोद खामोशी तोड़कर अनीता से कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ काम से, 1 हफ्ते या 10 दिन में आ जाऊँगा। इधर विनोद घर से निकलता है, उधर अनीता साधना के पास जाकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा कहीं कोई कसूर नहीं, पर तुम समझ सकती हो कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। साधना कहती, मैं समझती हूँ, इसलिए उसी दिन मैंने मिश्रा जी से दूसरे घर के लिए कह दिया था। आज ही उनका कॉल आया था, मुझे दूसरा घर 4-5 दिन में मिल जाएगा। तब तक क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? अनीता कहती है, इस छोटे बच्चे के साथ एक अकेली औरत को मैं बेघर कर दूँ? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? विनोद 1 हफ्ते में आएंगे, उनके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाना। साधना कहती है, ठीक है। उसी रात अनीता को साधना के कमरे से बच्चे की रोने की लगातार आवाज़ आती है। थोड़ी देर तक तो वो वहीं बैठ सोचती है, साधना इतनी लापरवाह माँ तो नहीं है, फिर बात क्या है? वो ऊपर जाती है तो साधना पलंग पर लेटी थी और बच्चा बराबर में बैठा रो रहा था। अनीता असमंजस में साधना के पास जाती है, अरे ये तो बेहोश है। अनीता तुरंत अपने पड़ोसी को और अस्पताल कॉल करती है। वो लोग साधना को उसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं जिनका जिक्र एक बार साधना ने अनीता से किया था। डॉक्टर उसको देखते ही कहते हैं, देखिए साधना जी की बेहोशी संकेत दे रही है कि वक्त और पास आ गया है। अनीता पूछती है, किस चीज़ का वक्त डॉक्टर? डॉक्टर बताते हैं साधना की गंभीर बीमारी लास्ट स्टेज पर है। उनकी हालत इलाज से दूर जा चुकी है और अब कोई भी पल अंत का हो सकता है। अनीता चुपचाप सुनती है। वो साधना को घर लाती है और उस दिन के बाद से उसका और उसके बच्चे का बहुत ध्यान रखती है। अपने हाथ से उसका घर संवारना, बच्चे को नहलाना, साधना की चोटी गूंदना, खाना बनाना, उसने सब कुछ बहुत अच्छे से करा। एक दिन साधना अनीता से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, एक चीज़ मांग रही हैं, मेरी आखिरी इच्छा समझकर अगर पूरी कर सको तो। अनीता चुप रहती है। साधना कहती है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे का ध्यान रख सकोगी? अनीता चुपचाप बच्चे के सिर पर हाथ रख देती है और नीचे चली जाती है। कुछ दिन बाद विनोद आता है। उस रात साधना अनीता को ऊपर बुलाती है। मुझे सांस नहीं आ रही, लगता है जाने का वक्त आ गया है, मेरे बेटे का ध्यान रखना। अनीता विनोद को आवाज़ लगाती है तो वो ऊपर आता है। अनीता विनोद से कहती है, इसको उठाओ, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। जैसे ही विनोद साधना के सिर के नीचे हाथ लगाता है, वो अपनी आखिरी सांस उसके हाथों में छोड़ देती है। घाट पर जब अनीता ये सब सोच रही थी, तब विनोद कहता है, जब मेरे पिताजी ने
अपने पैसे के घमंड में मेरे सामने उसे बेइज्जत करके ठुकरा दिया था, तो उसके अंदर से जीने की इच्छा तभी खत्म हो गई थी। आज तो उसका सिर्फ अंतिम संस्कार हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उसका अंतिम संस्कार, जो बहुत दर्द भरी थी। औरतों के साथ जो हो सो कम है, कितने दुख सहती हैं चुपचाप और उफ भी नहीं करती। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है हमारी कही। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।